नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। शिवगढ़ में पटवारी। दरअसल अगर हम पटवारी तो एक सरनेम है, पर ऐसे अगर हम पटवारी की बात करते हैं तो जब किसी ज़मीन को नापना होता है, किसी के बारे में सही हिसाब किताब ज़मीनों का खाता बही देखना होता है, उसकी ऋण पुस्तिका देखनी होती है, तो फिर लोग पटवारी की मदद लेती हैं। पर ये जो पटवारी हैं ये दरअसल मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ज़मीन नाप रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनकी साख बने, ताकि जो लोग इन पे कहते हैं कि जब से पटवारी जीतू पटवारी बने हैं, कांग्रेस तो वैसे ही डूब रही थी और अब कांग्रेस नहीं जीत रही है, तो मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट जो है उसमें उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अकेले ही मैदान में उतर गए हैं। लगातार हार भी उनका मनोबल नहीं तोड़ पाई है। पार्टी की जीत पक्की करने के लिए जीतू ने पदयात्रा पर निकलने का फैसला किया, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने बयानों के कांटे बिछाने शुरू कर दिए। विधानसभा, लोकसभा और फिर अमरवाड़ा उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए सदमे से कम नहीं। लगातार हार के गहरे जख्म सहला रही कांग्रेस को एक अदद जीत की जरूरत है। जीतू पटवारी उसी जीत और आशा की किरण को तलाश रहे हैं। वह कभी कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आते हैं तो कभी उनके साथ टिफिन पार्टी करते नजर आते हैं। विजयपुर सीट कांग्रेस के खाते में रही है। रामनिवास रावत इस सीट से 6 बार विधायक रहे, लेकिन रावत पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री बन गए। उनके मोहन सरकार में मंत्री बनने और इस्तीफे से यह सीट अब खाली हुई है। दूसरी ओर बुधनी बीजेपी का गढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जो है लगातार 5 बार बुधनी से जीतते रहे। बीजेपी के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है तो बुधनी में बीजेपी का दबदबा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रामनिवास का दल बदल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है या फिर निकटतम जो है ये जो इनका कार्ड है, विक्टिम कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, वो खेलकर कांग्रेस क्या विजयपुर की जो सीट है उसको बचा सकती है। वहीं बुधनी के 95% बूथों पर बीजेपी जीतती रही है। पटवारी बिना टीम के कप्तान हैं। वह अकेले अपने दम पर कांग्रेस की नैया कितनी पार लगाएंगे या तो आने वाला वक्त बताएगा। इस उपचुनाव के नतीजे पर का असर जो है जीतू पटवारी की सियासी भविष्य पर भी नज़र जो है असर डालेगा। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, पर इसके पहले सुनते हैं कि दोनों दलों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी की पदयात्रा का फायदा हुआ है, नुकसान ये तो लोकसभा के परिणाम में भाजपा को देख के समझ जाना चाहिए। जिस तरीके से भाजपा के अहंकार को तोड़ने के लिए जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, मैं समझता हूँ उपचुनाव में भी मध्य प्रदेश में जो दल बदलू नेता है इनको जनता की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। जनता की अदालत में उनको जवाब देना होगा कि वो क्यों बिके हैं, क्या डील हुई है। और निश्चित ही कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी ने निर्देशित किया है कि हम बुधनी और श्योपुर में पदयात्रा करने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में एक संगठन जो हमारा काम कर रहा है, जो जनता की समस्या है, वो उपचुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जनता की जो समस्या है उसको मुख्य रूप से उठाने के लिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को पहले आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जो 4.5 लाख कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता जो अपने पार्टी को छोड़ के गए हैं, क्या उनके जाने पे कोई विचार मंथन होगा या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक प्रकार से ऐसा आज भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करनी चाहती है। हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी उसके पहले पदयात्रा कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आज वही है, कुल मिला के 99 सीटों पर आए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के संगठन को एक आंतरिक व्यवस्था की आवश्यकता और वो व्यवस्था कार्यकर्ताओं से बनेगी। अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं बढ़ाएगी, तब तक के कांग्रेस कितनी भी यात्राएं कर ले, कांग्रेस का संगठन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए जो लालसा है वही दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोग सीख दे रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कांग्रेस को सीख दे रहे हैं और उनको लगता है कि इन पदयात्राओं से कुछ नहीं होने का। पर जो लोग पदयात्राओं के महत्व को समझते हैं, देश के लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके गवाह हैं कि जब विपक्ष लामबंद हुआ, राहुल गांधी ने पदयात्राएं निकाली, तो उसका कहीं ना कहीं कोई असर तो दिखाई दिया। चलिए, तो शिवगढ़ में पटवारी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम व्यास जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले केदार जी, कि एक उर्दू का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो एक तो ये एक स्थिति होती है, और दूसरा ये था कि कारवा साथ चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग बिछड़ते गए और मैं अकेला रह गया।
तो अब ये जीतू पटवारी अकेले निकले हैं, एकला चलोरे, लोग जुटेंगे इनके साथ, पर ये जो पदयात्राएं हैं ये कितना असरकारी होगी? जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपकी पिछली पदयात्राएं उस तरह से असरकारी नहीं हुई, आपकी 29 की 29 सीट आप गंवा चुके हैं, तो अब आने वाले समय में क्या लगता है ये पदयात्रा किस तरह का गुल खिलाएगी? सर, हमारे यहाँ पदयात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। धार्मिक भी देखें, बहुत बड़े बड़े हमारे जो संत महात्मा थे उन्होंने पदयात्राएं की और उनकी पदयात्रा से एक जागरूकता आई और जागरूकता के साथ में बड़े बड़े परिवर्तन हमने इतिहास में देखे हैं। आजादी के दौर में भी हमने गांधी जी की पदयात्राएं देखी और उससे अंग्रेजों से लड़ने की एक ताकत मिली थी। राहुल जी की पदयात्रा का पूरे देश ने देखा है, उसका तो असर इतना हुआ कि एक पार्टी है जिसके बड़े बड़े नेता ही आजकल आपस में राम राम श्याम श्याम नहीं कर पा रहे हैं, तो पदयात्रा का असर है। जीतू पटवारी जी की जो पदयात्रा है, जो जीतू पटवारी जी का जनता के साथ में जुड़ाव का कार्यक्रम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो जुड़ाव का कार्यक्रम है, वो इस तरह का क्रमबद्ध है, वो चलता रहेगा। पटवारी जी इस तरह की एक्टिविटी वो उनके शुरुआती दौर से ही करते रहे। वो इंदौर से भोपाल आना रहा, उनके क्षेत्र में रहा हो, किसानों के लिए रहा हो, स्टूडेंट के लिए इंदौर में रहा हो, वो हमेशा मुद्दों को उठाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए वो अपने इस तरह के कार्यक्रम करते आए और उनका एक हमारे लोगों को सकारात्मक रिजल्ट भी मिला। अब ये जो बुधनी का हो रहा है, जो हम लोगों ने फिनिश लाइन टच की है छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में जो कबड्डी खेलते हैं सर, तो उसमें फिनिश लाइन टच करके आना होता है, वो हमने कर दी। बस थोड़ा सा बच गए, ये ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टच करना रह गया था। अब इनको डर है कहीं यहाँ पर ये आउट ना कर जाए, तो इसीलिए ये बयानों के बाण चला रहे हैं। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां हैं वो सर्वव्यापी हो चुकी है कि इनके मंत्री लिख रहे हैं कि रोड खराब है। मध्य प्रदेश में किसान जो है वो एफिडेविट ले जा रहा है कि रिश्वत ली जा रही है, एफिडेविट लेके जा रहा है। युवा कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। ईपीएफओ की रिपोर्ट्स आती है, उसमें 29,000 लोग इस साल कम दाखिल हुए हैं, इसका मतलब रोजगार घट रहे हैं। महिला सुरक्षा पे तो हर 2 दिन में आप देख ही रहे हैं किस तरह का मामला है। किसान मूंग के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना सरकार पे दबाव बना रहे हैं, उसके बाद भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही। तमाम जगह अव्यवस्थाएं हैं और उन अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए जो जीतू पटवारी जी का जो कदम का जो धमाका होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है। वो जितने कदम चलेंगे उतनी पोल भारतीय जनता पार्टी की खुलवाते हैं और उसी से वो चिंतित है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका जो महल है सर, वो मुझे कहावत कही है सर ऐसी कि वो रेत के किलो का रेत का बना हुआ है, जब भी अच्छी हवा आएगी तो ये ढेर हो जाएंगे। तो ये जो जीतू पटवारी जी की यात्रा है निश्चित रूप से हम कांग्रेस के लोगों के लिए मजबूती प्रदान करेगी और बुधनी जीतने में मील का पत्थर साबित होगी। केदार जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर जीतू पटवारी इतने लोकप्रिय नेता हैं और लगातार वो जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी कार्य पद्धति ऐसी है कि वो लोगों को जोड़ते हैं, वो खुद का चुनाव हार गए, विधानसभा लोकसभा में उनने जिस कैंडिडेट के साथ खड़े थे वो कैंडिडेट गायब हो गया, वो छोड़ के चला गया। अभी बीजेपी के जो स्पोक्समैन जो कह रहे थे कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग छोड़ के गए हैं। जब ये बड़ी संख्या में लोग छोड़ के गए हैं तो इनका मतलब है कि इनका विश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस से डिगा है। तो एक तो कांग्रेसियों का विश्वास हासिल करना पद यात्रा से कैसे होगा, दूसरा जीतू पटवारी जो बहुत सारे फ्रंट पर पहले शिकस्त खा चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है, तो हम ये कैसे ये लोग यकीन करें कि ये विजय की ओर बढ़ेगा? इतिहास गवाह है, 1 हार 2 हार इससे मतलब ये नहीं होता कि हम पूरी तरीके से हार गए। हर जगह संघर्ष की जीत होती है, जीतू पटवारी जी की जीत होगी। रहा सवाल उनके हारने का, देश में बहुत बड़े बड़े नेता जो रहे वो भी चुनाव हारे हैं। एक समय आता है तुलनात्मक रूप में लोग देखने के लिए हरा देते हैं, फिर दूसरी बार जब चुनाव आता है तो वही लोग उन्हें आंखों की पलकों पर बैठा के भारी मतों से जिताते हैं। जीतू पटवारी जी भी अगला जो चुनाव है वो भारी मतों से राहुल से जीतेंगे और उनका जो ये गांव-गांव जाने का और जोड़ने का है, इससे निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं उनका अपना नजरिया हो सकता है। जीतू पटवारी जी तो अभी बने ही थे, उनका बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल नहीं रहा एज प्रदेश अध्यक्ष,
उसके पहले ही बहुत से लोग अपने अपने कारणों से गए हैं। तो हम लोग अब जो प्रदेश के जो आम लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखती है, किसान, मजदूर, जो गरीब है, छोटे व्यापारी हैं, वो जरूरतमंद लोग हैं, उनके साथ हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और संपर्क जारी है हमारा, और समन्वय के साथ में हम लोग मजबूत कांग्रेस खड़ी करेंगे। हमारे कहावत है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, पर आप लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि जो हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं अभी हम उनको अपने यहाँ प्रवेश नहीं देंगे। तो ये पदयात्रा में यदि ऐसे सुबह के भूले लोग मिलेंगे तो उनका क्या करोगे? सर अब देखा जाएगा, ये तो राजनीतिक डिसीजन है। हाँ। राजनीति में एक है ना दोस्ती और ना बैर, कभी स्थायी होता नहीं है। जो लोग हम हमारे इधर जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते थे, जो रामनिवास रावत जी सीधा संघ पे हमला करते थे, आज वही रामनिवास रावत जी के लिए ये सभी लोग भाई साहब करके खड़े हुए हैं। तो ये तो चलता रहेगा, देखेंगे उस पर ठीक। जो भी पार्टी चलिए। अच्छा जो निर्णय लेगी। जी प्रेम व्यास जी, एक गाना है कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। 6 बार के विधायक कांग्रेस के रावत जी, और इस बार कांग्रेस बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री भी बना दिया बीजेपी ने, और वही कांग्रेसी जो उनका झंडा बुलंद करके चलते थे इतने सालों से। अगर हम 6 बार के कहते हैं तो इसका मतलब 30 साल के से झंडा लेके चल रहे थे, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आ गई, अब उन्हीं के खिलाफ वो दूसरा झंडा लेके लोग चलेंगे। तो क्या रावत जी को ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस के मन में ये ठेस लगे कि, या वहाँ के कार्यकर्ताओं के, कि भाई हम इतने साल से इनको जिता रहे हैं और सत्ता पाने के लिए इन्होंने जो है मंत्री पद पाने के लिए जीते हुए विधायकी को छोड़ के ये भाजपा में शामिल हो गए, तो कहीं जनता के मन में इस तरह का एक विचार तो नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए सुभाष जी, जनता के मन में विचार कब आता है? जब विकास कार्य संभव जो हो सकते हैं वो भी नहीं हो पाते। निश्चित रूप से लगभग 30 वर्षों से वह क्षेत्र विकास में अछूता है। वहां की जनता बार बार उन विधायक के साथ, और विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी विधायक जी को जो सपोर्ट ना करे, विधायक जी जनता को सपोर्ट ना करे। अब ये पूरा परिप्रेक्ष्य जो है जनता के मध्य में है, और उसके बाद में जनता ने पूर्व में बताया है जो पार्टी विकास कर रही है। अब छिंदवाड़ा का ही चुनाव देख लीजिए और अभी का उपचुनाव देख लीजिए, जो पार्टी विकास पथ पर अग्रसित होती है उसके नेता को जनता सार्वभौमिक सार्वविधिक रूप से जो है स्वीकारती है। दूसरी बात है जो कही गई थी यात्राओं के संदर्भ में, दिग्विजय सिंह साहब ने 10 साल प्रदेश का बंटा ढार करा और उसके बाद में जो है नर्मदा यात्रा पे निकल गए, और नर्मदा यात्रा में उन्होंने जब एक किताब का विमोचन करा था, उस किताब के विमोचन के समय उन्होंने स्वीकारा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जी के कहने पर हमारी यात्रा के दौरान मदद करी। वहीं जीतू पटवारी जी शालीनता का आरोप लगाकर कांग्रेस में 2 पीढ़ी खपाने वाले नेता को जो है बाहर का रास्ता दिखा देते। अब बता दीजिए ये दोनों बातों में सही कौन है, गलत कौन है? दूसरा, अजय चौड़िया जी जब अपनी बात रखने का प्रयास करते तो उनको बाहर निकालने का कार्य करते थे। अब देखिए 4.5 लाख कार्यकर्ता पूर्व से छोड़ चुके हैं, उसके बाद जो कार्यकर्ता आपके विमुख होकर या आपकी कार्यशैली के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता है उसको आप बाहर कर देते हैं। जो कार्यकर्ता शालीनता दिखाने का कार्य करता है, 2-2 पीढ़ी कांग्रेस परिवार में खपा देता है, उसको आप बाहर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से अब समय है कि कांग्रेस को प्रायश्चित यात्रा और क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। प्रायश्चित यात्रा इसलिए क्योंकि एक बड़ी संख्या में जीतू पटवारी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात बहुत सारे कार्यकर्ता टूट चुके हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है, रहू विधानसभा का ही मैं निवासी हूँ, रहू विधानसभा में पिछला चुनाव वे लगभग 3-3.5 हजार वोटों से जीते। जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि हम हारते हैं तो आगे जीतते हैं, और उसके बाद अगला चुनाव 35,000 से हारे, मतलब 3,500 वोटों को पाट नहीं पाए, 35,000 वोटों तक वे हार के आंकड़े को ले गए। जब ये दोनों बातें अलग है। दूसरा जो मैंने कहा यात्राओं के संदर्भ में, निश्चित रूप से बड़े नेता ने यात्रा निकाली और 92 के बाद से अभी तक जो है 3 अपने बलबूते पर समर्थन प्राप्त नहीं करवा पाए केंद्र में। 99 सीटें यात्रा निकालने के पश्चात ये प्रदर्शित करती है कि जनता आपको अभी स्वीकारती नहीं है। वहीं जिस तरह से बात करें रावत जी की हो, विदिशा उपचुनाव की हो, निश्चित रूप से विदिशा में पूर्व में जो है इन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाने वाले व्यक्ति को खड़ा करा था। तब भी हमने कहा था कि एक तरफ अदाकार है और एक तरफ कलाकार है। अदाकार अदाकारी दिखा के चले जाएगा, लेकिन जो कलाकार जनता के मध्य में कार्य कर रहा है वो जनता के मध्य में जनता उसको विश्वास के रूप में प्रदर्शित कर रही है। दोनों बातें अलग है।
यात्रा निकालने के पूर्व में मुझे लगता है कि प्रायश्चित यात्रा और क्षमा यात्रा जिन कार्यकर्ताओं, और एक और चीज है, फरवरी मार्च में कार्यकर्ताओं के साथ में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि हम राम यात्रा निकालेंगे और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रहे पाई बिनु पाई। उसके बाद आज तक उस राम यात्रा का उल्लेख पटवारी जी ने किसी भी यात्रा में नहीं करा है। तो यात्रा निकालना नहीं, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना है। चूंकि उपचुनाव की हार की बात हो, 29 संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक हार की बात हो, और इसी उपचुनाव में रऊ विधानसभा से जिस तरह से ऐतिहासिक हार आपके चुनाव में हुई है, लोकसभा के चुनाव में हुई है, इन दोनों हारों का आकलन हो और शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ प्रदर्शित करना हो शक्ति प्रदर्शन, तो ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो है यात्रा निकाली जा रही है। जी, तो शक्ति प्रदर्शन के रूप में जीतू पटवारी बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें बहुत लोग साथ ना दें तो बाद में वो कह सकते हैं कि भाई पार्टी में लोगों ने मेरा साथ दिया या न दिया, ये भी एक हो सकता है आप जैसा कह रहे हैं। पर आप कह रहे हैं कि इनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए या क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि राम यात्रा निकालने की बात कर रहे थे। देखिए प्रेम भाई, राम को लेकर आप लोगों ने बहुत जो भी जितना पूरे देश में जो भी बहुत बड़ा एक अभियान चलाया और मंदिर बनाया और राम को लेके आए, जो राम को लेके आए हैं आप उनको जिताइए, ये भी विज्ञापन छपा, सब हुआ। पर अंततः देखते हैं कि हम धार्मिक पट्टी में बीजेपी को उस तरह से जीत नहीं मिली जैसी कि उम्मीद थी। और अयोध्या जब आप हारे तो इसको लेकर पूरे देश में ये हल्ला मचा कि भाई फैजाबाद की सीट जो अयोध्या की सीट है वहाँ पर एक ओबीसी का आदमी आपको हरा देता है, और उसको प्रतीक के रूप में हमने देखा कि लोकसभा में उस प्रत्याशी को सामने की सीट में बिठाया गया और ये बताया गया कि देखिए ये देश की जनता क्या चाहती है। अब मुझे लगता है कि आप ही से सबक लेकर जीतू पटवारी ने सोचा होगा कि अब राम तो बहुत कल्याण नहीं कर रहे हैं सबका, तो राम को जहाँ मंदिर में स्थापित हो गए रहने दीजिए, अब बाकी यात्रा निकालते हैं। तो वो अपनी राजनीति की यात्रा निकालते हैं, पर आपको लगता है कि इस यात्रा से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, ऐसे ही आपका सोचना प्रेम जी? तौर पे इसीलिए मैंने कहा है कि राम कभी हमारे लिए राजनीति के प्रतीक नहीं रहे, राम राष्ट्र नीति के प्रतीक है। दूसरा जो सुभाष जी, एक छोटा सा जवाब, 90s के दौर में जब कार सेवकों पे गोली चली थी, उसके बाद में मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। आप बहुत वरिष्ठ और प्रबुद्ध पत्रकार है, आपने वो सब घटनाक्रम देखा होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन उसके बाद से सतत विजयश्री अर्जित करी है। इसीलिए हमने कहा है, और अगर सिर्फ अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पूर्व के चुनाव का आकलन जो हमने अपने स्तर पे निकाला है, निश्चित रूप से 12,000 के लगभग वे जीते थे। बसपा का वोट बैंक में कम होना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित चेहरा, और उसके बाद में ये प्रेषित करना कि जो हम आरक्षण समाप्त कर लेंगे, बहुत सारी चीजों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अनुकूल बात यह है कि उसके बाद भी देश की जनता ने स्वीकारा, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व मर्द राम जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी को अर्जित हुए। जी राकेश, मैं एक जानना चाहता हूं कि बुधनी ये तो बीजेपी का परंपरागत गढ़ है और यहाँ से शिवराज सिंह जीतते रहे और बाकी लोग जीतते रहे, और दूसरा जो है विजयन जो है वहाँ पर कांग्रेस जीतती रही है। अब चूंकि कांग्रेस के कैंडिडेट ही भाजपा में चले गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस क्या अपने गढ़ को वापस ले पाएगी? और बीजेपी जहाँ पर कि लंबे मार्जिन से जीतती रही है, हर बूथ से जीतती रही है, वहाँ कांग्रेस कितना नुकसान पहुँचाएगी और ये यात्रा क्या कमाल दिखाएगी? देखिए सुभाष जी, इस यात्रा को लेकर यदि हम सबसे पहले बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जो यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में निकाल रहा हो या विजयपुर विधानसभा सीट पे निकाल रहे हो, दोनों ही यात्राओं का एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में जहां बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में जो घर बैठे हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ताएं हैं उनको और नेताओं को रिचार्ज करने के लिए, उनको घर से निकालने के लिए ये थीम जो है तैयार की जा रही है, और इस थीम के जरिए जो है पीसीसी का ये मानना है, पीसीसी का ये मानना है कि इससे कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे, वो घर से बाहर निकलेंगे, कांग्रेस संगठन के लिए काम करेंगे और कांग्रेस उस क्षेत्र में मजबूत होगी। दरअसल देखिए, हम इसके पहले भी यदि देखते हैं तो 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने भी जो है नर्मदा परिक्रमा की थी, और नर्मदा परिक्रमा उन्होंने जहां की थी, जिस बेल्ट से, जिस विधानसभा सीट से उनकी यात्रा गुजरी थी, उस बेल्ट में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी।
दरअसल देखिए, इस जो भी यात्रा निकलती है उसमें जो कांग्रेस का सीनियर लीडर होता है वो तमाम जो निचले स्तर तक के, यानी जो दरी बिछाने वाला भी जो कार्यकर्ता होता है उससे भी मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसकी परेशानी को समझते हैं। ऐसे में वो उस कार्यकर्ता का भी मन होता है कि हम पार्टी के लिए बिल्कुल निष्ठा के साथ जो है काम करें और उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तो ऐसे में यदि बात की जाए तो देखिए, बुधनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो लंबे समय से, करीब 20 साल का परिदृश्य यदि हम देखते हैं तो 20 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस बीजेपी वहां पर जो है अपना एक मजबूत पैर जमा चुकी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी परीक्षा कांग्रेस के सामने है कि क्या इस पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस बुधनी में अपनी जड़ें वापस से जो है एक प्रकार से सींच सकेगी क्या, एक प्रश्न उठता है। लेकिन भाई दूसरी ओर हम विजयपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो विजयपुर विधानसभा सीट जो है लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ है। अब ऐसे में कांग्रेस के गढ़ को छीनना बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि विजयपुर में जिस प्रकार से जो काम रामनिवास रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान किए थे, गरीब जनमानस की जो समस्याओं को थे, यही कारण था कि पिछले वो 6 बार के विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में भी विधायक थे और अभी उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन अब चूंकि पार्टी उनके चेहरे को आगे रख के, विजयपुर में उनके चेहरे को आगे रख के जो है चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ऐसे में जब उन्होंने पाला बदल चुका है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको उनकी ही पार्टी के अंदरूनी जो गतिरोध जो चल रहा है उससे उनको जूझना पड़े। अभी पिछले दिनों की बात की जाए तो सीताराम आदिवासी, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक कहा जा सकता है कि उनकी भी एक अच्छी पेश है, उनके द्वारा जो है उन्होंने एक जो रामनिवास रावत के खिलाफ एक प्रकार से बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा और पार्टी के अंदर जो है एक प्रकार से आंतरिक गतिरोध देखने को मिल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब विधानसभा का चुनाव की कवायद शुरू हो उस दौरान सीताराम आदिवासी भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में ना हो। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनौती विजयपुर में है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए चुनौती बुधनी में है। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं यात्राओं की, तो यात्राओं के यदि परिदृश्य हम देखते हैं तो आजादी से पहले भी हमने देखा कि जब पद यात्राएं होती थी तो उसका इम्पैक्ट होता था और आजादी के बाद भी जो पद यात्राएं हुई है उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसे में माना सकता है कि पीसीसी चीफ के तौर पे, बतौर पीसीसी चीफ के तौर पे यदि जीतू पटवारी अपनी ये पद यात्रा करते हैं तो इनकी ये पद यात्रा कितनी सफल होती है ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन उसमें भी यदि इसके पहले ये चुनाव की बात की जाए, अमरवाड़ा विधानसभा सीट की बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे कड़ी टक्कर दी है, कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और कुछ मार्जिन से बात की जाए तो कुछ मार्जिन से ही बीजेपी जो है आगे यानी अपनी जीत दर्ज हासिल कर चुकी है। लेकिन यदि राउंड वार बात की जाए तो लंबे यानी करीब 15-16 राउंड जो है बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और 2-3 राउंड में ही पूरा जो परिदृश्य बदला और जो है बीजेपी ने अपनी वहां पे जीत दर्ज कराई है। अब ऐसे में बुधनी और विजयपुर की बात की जाए तो अब उनके सामने चुनौती ये है कि अब इन पदयात्राओं के माध्यम से क्या कार्यकर्ता नेताओं के अलावा आम जनमानस पे भी ये पदयात्रा कुछ इफेक्ट कर पाती है, ये तो देखना होगा। ठीक है राकेश। प्रेम व्यास जी, जैसा कि अभी राकेश कह रहे थे कि अमरवाड़ा में कुछ राउंड की गिनती में कांग्रेस आ गई थी, बाद में अंततः बीजेपी जीती और पूरे अमरवाड़ा पे मतलब एक प्रकार से जैसे छिंदवाड़ा पे फोकस था वैसे अमरवाड़ा पे फोकस था। अब बुधनी और ये विजयपुर जो है ये 2 जगह की बात हो रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से पद यात्रा कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग घर में बैठे थे उनको यदि रिचार्ज कर रहे हैं और जनता उनके साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ निकले तो बीजेपी को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? नहीं देखिए सुभाष जी, हम एक बात पे विश्वास रखते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, सामने वाले की स्वयं ही छुट्टी हो जाएगी। हम इस बात पर अग्रसर होते हैं। जिस तरह से अभी बताया गया कि यात्राओं का दौर, तो निश्चित रूप से आजादी के पूर्व में भी यात्राओं का दौर था, पर उन यात्राओं के दौर में आम जनमानस का साथ मिलता था। उन यात्राओं के दौर में गांधी जी की अगर बात करेंगे तो हिंदू महासभा, हिंदू महासंगठन का पूरा साथ उनको मिला। और उसके बाद में उन यात्राओं का उद्देश्य क्या, सिर्फ राजनीतिक प्राप्ति या सिर्फ जो है राजनीतिक शीर्ष तक पहुंचने के लिए उसको माध्यम बनाना? यहाँ पर राजनीतिक सुख और राजनीतिक शीर्ष प्राप्ति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हर अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय के सिद्धांतों को लागू करते हुए सबके लिए विकास कार्यों को प्रेषित कर रही है। इसीलिए हमने कहा है कि दोनों चीजें अलग है। हम विकास कार्य करते हैं आम जनता के मध्य में रहकर। पूर्व का दौर था, निश्चित तौर पर जब यात्राओं से लाभ और हानि होती थी, लेकिन अब साक्षरता का दौर है। डीबीटी के माध्यम से लोग आज साक्षर हो चुके, जुड़ चुके हैं। आज उनके अकाउंट्स में पैसा जा रहा है। जहां एक समय था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व कहते थे 1 रुपए बेचते 90% जो है उड़ जाता, 10 पैसा पहुंचता है। आज
व्यक्ति साक्षर होके विकास पथ पर अग्रसर हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा है, पूर्व में केदार जी के साथ मैं बैठ चुका हूं, कहते थे कि सभी लोग कि 14 सीटें 13 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिणाम सबने देखा। उपचुनाव के लिए भी निश्चिंतता के तौर पर हम कहते हैं कि हम दोनों सीटें अभूतपूर्व मतों से जो है जीत के आएंगे। जी केदार जी, जिस तरह से कि प्रेम भाई कह रहे हैं कि हम अभूतपूर्व तरीके से दोनों सीटें जीतेंगे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, प्रेम जी का और उनकी पार्टी का उनका मूल्यांकन है, वो स्वतंत्र है इसके लिए। मैं उनकी तरह बाके तेड़े बयान नहीं दूंगा। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम मजबूती के साथ में जनता के साथ जुड़ रहे हैं। किसानी बेल्ट है, जीतू पटवारी जी का बड़ा अच्छा असर है, वो लोग उन्हें मानते हैं और उनके सक्रिय जमीन पर रहने से बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो आपको बुधनी में देखने को मिलेगा। इस बार हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की तासीर ये थी सर कि टिकट बंटने के बाद, आप सब लोग कहते थे कि टिकट बंटने के बाद कांग्रेस खड़ी होती है। अब इस बार तो अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, उसके पहले हम लोग खड़े हो गए। जी, आप विश्वास मानिएगा सर, जबरदस्त रिजल्ट हम लोग देंगे और जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। वो जो सत्यता, जो इन्होंने एक काला पर्दा डाल रखा है लोगों के सामने, जो धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, धर्म में तो ये मास्टर है, और जो मूलभूत जो सुविधाएं, मूलभूत मुद्दे उनको ढक रखा, उसको हम लोग उठाएंगे और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। केदार भाई, अभी ना थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्ते 10 दिन पहले मुझे बुधनी जाने का अवसर मिला था और मैं बुधनी में कई लोगों से बात कर रहा था। ऐसे तो लोगों के मन में लग रहा था कि शिवराज सिंह जी यहाँ का नेतृत्व करते रहे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें अधूरी है, जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब उनको लगता है कि अब शिवराज सिंह जी चले गए केंद्र में, तो पता नहीं यहाँ से किसको टिकट मिलेगा और बुधनी का जिस तरह डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, ऐसा लोग कह रहे थे। प्रेम भाई, इसमें क्या टिकट बांटते समय इस तरह भी देखा जाएगा कि कोई कद्दावर नेता को टिकट दिया जाए बुधनी से, ताकि वो बाद में बुधनी का नेतृत्व करे, जिस तरह की शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुभाष जी, संगठन तय करता है। संगठन के मापदंडों पे जो भी व्यक्ति वहां पर फिट बैठता है, उसके लिए संगठन जो है घोषणा करता है। दूसरा, शिवराज जी का आप देखेंगे वर्चस्व आज भी वैसा ही है। जब केंद्रीय मंत्री बनने के पश्चात जब आए थे, तो आप सभी ने कवर करा होगा, हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली, हर कस्बे में लोग मालाएं लेकर खड़े थे। और शिवराज जी तो स्वयं ही पहले कह चुके थे कि मैं पहले पूरे प्रदेश का विकास करूंगा, उसके बाद बुधनी का विकास करूंगा। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो बुधनी में आज विकास, व्यापार, विदिशा की बात करेंगे तो आज विदिशा में इंदौर भोपाल के पश्चात आज सेकंड स्पॉट बना है, जहां पर कंपनीज आ रही है कंटिन्यूएशन में। तो निश्चित तौर पर इन सभी पैमानों को विदिशा की जनता देखेगी और निश्चित रूप से हम विजय अर्जित करेंगे। जी, आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।